मैं हूं इशलीन कौर और आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। पिछले हफ्ते अपने ब्रांड बाजार कान 2013 स्पेशल देखा, जिसमें हमने भारत के बढ़िया प्रदर्शन की बात की। क्या है महत्व कान का हमारे लिए, ये जाना और एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बादशाह मार्टिन सोरेल के विचार सुने लगातार बदलती A&M इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपने ये शो मिस किया तो अब आप इसे YouTube पर CNBC आवाज के चैनल पर भी देख सकते हैं। कान 2013 को आपके लिए CNBC आवाज पर लेकर आई ब्रांड बाजार संवाददाता शिबानी घरत, और वो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन शिबानी से उनका एक्सपीरियंस जानने से पहले देखते हैं आज क्या है खास हमारे कान 2000 स्पेशल एपिसोड में। कान 2013 के ग्रॉपरी विजेताओं में क्या था अलग, जिसने उन्हें दिलाए ढेरों अवार्ड्स? कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया हमेशा रहेगी एक फ्री साइट, जानेंगे विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल से। और देखेंगे कान लाइन के दौरान कैसे हो सकती है मौज मस्ती। ओके, तो कान 2013 की सारी एक्साइटमेंट बताने के लिए मेरे साथ CNBC आवाज ब्रांड बाजार की संवाददाता शिबानी घरत स्टूडियो में आ चुकी है। शिबानी, हाय। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ है हमें बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कान 2013 में एक सबसे बड़ा ट्रेंड जो आपको दिखा वो क्या रहा, और वहाँ दिखने वाले और जीतने वाले विज्ञापनों में ऐसा क्या था जो हमारे यहाँ नहीं दिखता? सबसे बड़ा ट्रेंड, मैं पहली बात ये बताऊंगी कि ये रहा कि बहुत कम विज्ञापन बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। हर साल ऐसे देखने को नहीं मिलता। जैसे आप मैकैन मेलबर्न का डम वेस्ट टू डाई कैंपेन देखें तो उसने केवल एक कैंपेन ने 5 ग्रॉन्ड प्री जीते हैं। और एक खासियत इन कैंपेन्स की रही कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे निर्भर है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी को ये कैंपेन्स अपील करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंडियन एजेंसीज को और इंडियन मार्केटर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो ये कैंपेन्स थे, जैसे डम वेस्ट टू डाई, ओगलवीज ब्यूटी स्केचेस वाला कैंपेन था। तो कान जाने से पहले एज एन इंडस्ट्री ऑब्जर्वर मैं ये कैंपेन्स देख चुकी थी। तो जो जूरी के मेंबर्स हैं, जो जूरी टेबल पे बैठते हैं, वो तो इस इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं। उन्होंने तो ऑब्वियसली ये कैंपेन देखा था और इसके ऊपर ओपिनियन बना चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर ये कैंपेन छाए हुए थे। तो उनकी PR स्ट्रेटजी बिफोर रीचिंग कान, बिफोर रीचिंग द जूरी टेबल बहुत ही तगड़ी और बहुत ही मजबूत थी। तो जजमेंट पास करने से पहले जूरी टेबल पर ये कैंपेन्स उन्हें पता थे, तो वहां पे जाके बस उन्हें एक जजमेंट पास करनी थी कि ये कैंपेन जीते हैं कि नहीं जीते हैं। तो ये इंडिया के बारे में नहीं देखा गया। जो कैंपेन्स इंडिया ने जीते हैं, जो गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, वो मैंने भारतीय होने के बावजूद मैंने खुद ने इंडिया में नहीं देखे थे। ऑलराइट, तो उस पर आई एम श्योर इंडियन इंडस्ट्री को बहुत काम करना है, थोड़ा सा प्रोएक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन और भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। चलिए एक नजर डालते हैं कान 2013 के कुछ खास ग्रॉपरी विजेताओं पर और जानते हैं क्या है उनमें खास। कान लायन 2013 का सबसे बड़ा अवार्ड टाइटेनियम ग्रॉपरी मिला डव स्केचेस को। जी वही विज्ञापन जो कुछ समय पहले वायरल गया था और देश विदेश में इसकी चर्चा हुई थी। ओगलवी ब्राजील के लिए ये अवार्ड बहुत ही खास है क्योंकि कई कैटेगरीज में गोल्ड तक सीमित रहने के बाद उसे ये हासिल हुआ। जूरी का मानना है कि ये एक ऐसा विज्ञापन था जिसने अपने संदेश की वजह से लोगों का दिल जीता। औरतों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए इससे इमोशनल अभी तक कुछ नहीं देखा गया। My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. कान 2013 में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते मैकैन मेलबर्न के डम वेस्ट टू डाई ने। मेट्रो ट्रेन्स के लिए बनाए इस विज्ञापन ने 5 ग्रॉन्ड प्री जीते, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्रॉन्ड प्री शामिल है। 18 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ ये विज्ञापन कान की हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाला विज्ञापन बन गया। जब ये विज्ञापन YouTube पर एक 3 मिनट के वीडियो के रूप में डाला गया तो हफ्ते भर में 20 मिलियन लोगों ने देखा। इसका जिंगल रेडियो स्टेशंस में चला, लोगों ने उसके अपने वर्जन्स निकाले, स्मार्टफोन गेम्स बने, बिलबोर्ड के जरिए लोगों ने कस्में खाई और बच्चों के लिए किताबें भी निकाली। इस सब से मेट्रो दुर्घटनाओं में 21% गिरावट देखी गई।
ये कैंपेन जीता क्योंकि इसने एक नए अंदाज में पूरे प्यार और सम्मान के साथ एक सीरियस सोशल मैसेज को बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को पहुंचाया। फिल्म क्राफ्ट में ग्रैंड प्री जीता चैनल 4 के विज्ञापन सुपर ह्यूमंस ने। ये विज्ञापन बहुत ही इमोशनल है क्योंकि इसमें प्रचार किया पैरालंपिक गेम्स की कवरेज का। क्राफ्ट के लिहाज से इसकी सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूजिक सभी कुछ बहुत पसंद किया गया। जूरी का कहना है कि जितना उन्होंने ये विज्ञापन देखा उतना उन्हें ये पसंद आया। इन 3 विज्ञापनों के अलावा जो कैंपेन सभी के जुबान पर था वो है कोक का स्मॉल वर्ल्ड मशीन, जिसने कई लायन जीते और कोक को क्रिएटिव मार्केटर ऑफ द ईयर का खिताब भी हासिल हुआ। इस कैंपेन से कोक का संदेश था खुशियां बिना किसी बॉर्डर्स के। ये कैंपेन बनाया लियो बनेट सिडनी ने। ये ट्रेंड है जो पहले पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, पर इस साल ऐसे कई गिने चुने कैंपेन्स हैं। जैसे आपने ऑस्कर देखा है कितनी बार? बहुत बार। कोई बड़ी फिल्म होती है तो उसको 11 नॉमिनेशंस, 12 नॉमिनेशंस, ये वही सिलसिला है। हाँ। कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको लोग तरह तरह से देखते हैं और तरह तरह से अवार्ड करते हैं। बहुत गिने चुने कैंपेन्स हैं, उनमें क्या एक स्पेशल बात है या फिर क्या पिक्यूलियर चीज़ है जिसके वजह से वो सबसे बड़ी बात जीते होती हैं? है डेप्थ ऑफ थॉट। जैसे डव में इतनी बड़ी बात है कि हर महिला सोचती है कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी वो होती है। ये इतनी अच्छी इंसाइट है और उसको स्केच आर्टिस्ट से लेना आई थिंक बहुत बड़ी बात है वो। और बाकी के कैंपेन्स जिनमें जिन्होंने जीता है बहुत आई थिंक बहुत कुछ सारे छोटे awards। छोटे कैंपेन हैं, कुछ प्रिंट एड हैं, कुछ आउटडोर हैं। आइडिया बड़े अच्छे हैं इसलिए वो जीते हैं, मगर सिर्फ सिंगल आइडिया थे इसलिए वो एक एक जीते हैं। जहाँ डेप्थ ऑफ थॉट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा जीतते हैं। ब्रांड बाजार में लेते हैं क्विक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे है एक खास बातचीत विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार कान 2013 स्पेशल। विकिपीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। बिना किसी विज्ञापन के कैसे चलती रहेगी ये साइट? क्या है आने वाले समय में ऑनलाइन ट्रेंड्स और क्या पर्सनल कंप्यूटर्स का समय अब खत्म हो गया है? ये सब जानते हैं विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स से, जिनसे खास बातचीत की कान 2013 में हमारी संवाददाता शिवानी घरत ने। Jimmy, welcome to Brand Bazaar. I wanted to know, you've always spoken about how an encyclopedia should be radical. How do you keep Wikipedia's radical nature alive? Well, I think the fundamental nature of the project, I should say, is still a very radical notion, and that's to create a free encyclopedia for every single person on the planet in their own language. I do think it's important that within our community we retain our healthy spirit of playfulness and inventiveness and not become too sort of bogged down in our own rules and regulations and so on. We need our rules and regulations, Right. but let's not get too stuck in them. We have to always be fresh and excited. Why did you decide to keep Wikipedia or Wikimedia non-profit? Today, if we were advertising driven, even though I have that passion, obviously the organization, deep in the DNA of the organization, you start to care which pages are people reading. If they're reading pages that might lead to really good ad revenue, that's good. And if they're reading pages, on obscure concepts in physics and there's nothing to sell them, that's not so exciting. That's not what we want to be. We want to be about knowledge, and it's very important that everyone who works at the foundation has no interest in which pages you're reading. They just want to make sure you're learning something. Still, do you think at some point in time Wikipedia has helped brands look credible? Brands do have to care a lot about their reputation in a way that they may have been able to paper over it with extra ad spending in the past. Things stick with them for a long time, both good and bad. And so, but we're not here to help anybody's reputation or hurt anybody's reputation. We just want to reflect the facts. Right. You set up your first office outside the US in India like a couple of years back. So what has it been like since the inception in the country? One of the wonderful things about the
the Indian language communities is that they really do work together. They bond together because most of the people who are writing Wikipedia in, say, Hindi or Tamil or what have you, they all speak English as well. So they work together. They collaborate on different kinds of projects. In a country with so many languages, how difficult is it to get content for the different languages? Well, I think in general, the challenges in India have to do with the classic challenges of access to broadband, access to computers, literacy levels, all those kinds of things. But once you have those things, we find what's really interesting is what we see is actually a lot of Indians who are abroad end up contributing to their home language Wikipedia because maybe they're a bit homesick. They're living in California or London and they want to interact in their mother tongue. So, people are very passionate about their own language. You spoke about the challenges of technology in our country. Technology, websites in fact, or internet is accessed maximum on mobile phones. So what is Wikipedia's step towards Yeah, that? we're really keen on the mobile situation. We're seeing very, very rapid growth. That's reflecting what the world is seeing. Very rapid growth in the number of mobile page views, the number of people accessing by mobile. So we're investing a lot in making sure that the mobile experience across all languages is as good as it possibly can be. And there's a lot of challenges for that. One of the challenges that I think we face is that while we can make the reading environment very good on mobile, it's never going to be easy to edit Wikipedia on a mobile phone. It's just a small screen, it's always going to be difficult. So there's a lot we have to worry about. I'm really keen on the tablet computers. We've got a strategy of doing partnerships with mobile carriers. We call it Wikipedia Zero. And the idea is we go to a mobile carrier and we convince them that when people are using a mobile device, they should get access to Wikipedia with no data charges. And this works really well for the mobile carriers because they're selling cheaper and cheaper phones to poorer and poorer people. And those poor people, they're very concerned. They don't want to spend too much on data. And so if you can say to them, look, you can get the smartphone, but if you're doing Wikipedia, it won't cost you anything. They say, okay, maybe I'll get the smartphone. That sounds really good. It gets them used to using the data and so forth. For the end user, it's obviously a good thing. You have access to Wikipedia for free. And for us, it's exactly where we want to be, free knowledge for everyone. Right. So from here to, let's say, 2020, what do you see, where do you see internet going? Well, increasingly mobile. I think that's definitely true. Some people are predicting the death of the PC. I think that's wrong. The PC's here to stay, the laptop's here to stay. But the rise of tablets, the rise of mobile, those are incredibly important. Those are going to drive new kinds of services as we, your devices increasingly know where they are at all times. So location-based services and things have become more and more important. But I think it's hard to predict. I always say if I knew what the next big thing was, I'd start building it. So. Thanks, Jimmy. Yes, thank you. Thank you for Great. speaking to us. Super, lovely. शिवानी, I'm so jealous. I mean, you're so lucky. आपने A&M इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ इतनी सारी बातें की, लेकिन जिमी वेल्स के साथ जो आपने बात की उसमें एक चीज़ निकल कर आई है। हम सब बहुत ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट सर्फिंग आजकल करते हैं। ये बताइए कि आपका कितना समय बीतता है मोबाइल इंटरनेट सर्फिंग करते हुए? मैं तो अपने फ़ोन के बगैर जी नहीं सकती। प्रैक्टिकली जब मैं ऑफिस में नहीं होती हूँ, जब भी मैं मूव पे होती हूँ, किसी स्टोरी के लिए जाती हूँ, किसी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकली हर एक रिसर्च या फिर जो भी है वो तो मोबाइल पे ही सर्च होता है, क्योंकि मोबाइल हमारे साथ हमेशा रहता है। ऑफ कोर्स शिवानी, हम सबका बहुत ज़्यादा समय मोबाइल इंटरनेट सर्फिंग पे गुजरता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आई थिंक हमारा लूज है कि स्पीड जो हमें स्पीड चाहिए होती है वो आपको मोबाइल्स पर एटलीस्ट नहीं मिलती है। कहीं ड्रॉप भी हो जाती है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू वांट जब आप कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तक एटलीस्ट ये ठीक हो जाएगा। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे शिबानी हमें ले जाएंगी कान में कुछ मौज मस्ती कराने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और मेरे साथ आज स्टूडियो में है शिबानी घर, जो ऑफ कोर्स हमारे साथ अपना कान लाइन 2013 का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। शिबानी, कान में आप बहुत सारे लोगों के साथ मिली होंगी, बहुत ज़्यादा यंग एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स वहाँ पर आते हैं। ये बताइए कि क्या सीख कर जाते हैं वो कान लाइन फेस्टिवल से, और इनफैक्ट आप क्या सीख कर आए हैं? किसी भी एजेंसी के बंदे को इतने
टॉप ऑफ द लीग क्रिएटिव बंदों से, टॉप ऑफ द लीग चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, ये सब खत्म होने के बाद होने वाली पार्टीज हो, इन सब से इतना ज्यादा नेटवर्किंग करने का मौका दुनिया भर में उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल, पार्टीज की डिटेल मैं आपसे बाद में लूंगी, लेकिन अवार्ड्स, नेट बात ये है कि अवार्ड्स तो लोग जीतते ही हैं, साथ ही आपको जो ज्ञान का भंडार वहां से मिलता है, दैट इज एनॉर्मस। तो चलिए, ये तो थी ज्ञान की बातें, लेकिन जब इतने सारे लोग कान जैसी जगह में जमा हो तो क्या क्या मस्ती हो सकती है, ये तो शिवानी हमें बता रही हैं। देखते हैं कान शहर में खाने पीने और मौज मस्ती के लिए क्या है। 20 किलोमीटर के दायरे में फैला शहर कान। इसकी कुल आबादी है सिर्फ 70,000। मेडिटेरेनियन सी पर बसा ये शहर फ्रेंच रिवियरा का सबसे पॉपुलर शहर है। यहाँ लोगों ने अपनी यॉट्स रखी है। अमीर यूरोपियन टूरिस्ट की ये पसंदीदा डेस्टिनेशन है। कान फिल्म फेस्टिवल और कान लाइन के दौरान हजारों की तादाद में डेलीगेट्स यहाँ आते हैं और ये शांत शहर चहक उठता है। इस फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में जितना ज्ञान कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट्स और सेमिनार्स में बढ़ता है, उतनी ही ज़्यादा मस्ती भी होती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रोज रात को अपनी पार्टीज यहाँ के यॉट्स, बीचेस, होटल्स में ऑर्गेनाइज करती है, पर इसके लिए इनवाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में भी एक्शन की कोई कमी नहीं है। लाइव परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, हर किस्म के एंटरटेनमेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। कान लाइन के दौरान काफी मौज मस्ती भी होती है, जैसे यहाँ बीच पर चल रहा फुटबॉल मैच, और ये मैच हो रहा है अलग अलग देशों के एजेंसीज के बीच। कान के बीचेस पर यहाँ की लोकल पॉपुलेशन और यहाँ आने वाले टूरिस्ट सनबेदिंग और स्विमिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ कुछ बीचेस होटल्स के पास है, यानी कि उनके प्राइवेट बीच है, जिन्हें वहाँ ठहरे हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच के अलावा पाले द फेस्टिवल के इर्द गिर्द कई तरह के परफॉर्मेंसेस होते हैं जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रोमेनाड द ला क्रॉसे एक वाटरफ्रंट है, जहां काफी सारे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स, कैफेज और बुटीक्स है। फ्रेंच फूड की तारीफ बस मैं ही नहीं, यहाँ पे हर कोई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कान में फ्रेंच फूड के अलावा आपको अलग अलग किस्म के क्विजीन्स भी मिलेंगे, चाहे वो जापानीज हो, कोरियन हो, इंडियन हो, लेबनीज हो, जो आप खाना चाहे। ला सूके कान का वो हिस्सा है जिसे आप ओल्ड टाउन कह सकते हैं। पुराने बसी इस जगह में छोटे लेकिन काफी बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ की गलियों में घूमते घूमते आप शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंसेस का भी मजा उठा सकते हैं। कान में शॉपिंग आप सोचते होंगे बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। हाँ, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसका तोड़ है यहाँ बसा हुआ है एक लोकल शॉपिंग मार्केट, जहाँ पे हर किस्म की लोकली बनी हुई चीज़ें मिलती है, चाहे वो कपड़े हो, बैग्स हो, जूते हो या फिर घर का कोई सामान। लेकिन एक हाई